हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू CGIS। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है वॉर इन मिडिल ईस्ट एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड ग्लोबल, राइट। इस टॉपिक का हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। मिडिल ईस्ट में जो चल रहा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है, अब इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया अपनी 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स या LPG LNG का जो रिक्वायरमेंट है मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और जब वहाँ इंस्टेबिलिटी होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हर आम आदमी की पॉकेट पर पहुँचता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और इंडिया के ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। मिडिल ईस्ट हिस्टोरिकली एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन रहा है, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस और रिलीजियस फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मेजर प्लेयर्स अगर हम देखें तो USA, इसराइल एंड ईरान, ये तीन ही दिखाई देते हैं। इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो पूरा गल्फ नेशन आज इस वॉर की चपेट में है। इस रीजन की इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल होता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं या एनर्जी रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इंडिया के संदर्भ में, और देखेंगे कुछ हद तक कि इसका मिडिल ईस्ट पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या अमेरिकन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ओवरऑल देखेंगे कि चाइना पर क्या इम्पैक्ट है या हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। चलिए ठीक है ना। तो इंडिया के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर हम 6 की फैक्टर्स हैं, यहाँ 6 की फैक्टर्स हैं जिनके रिगार्डिंग हम लोगों को इस टॉपिक को देखना है। सबसे पहले है एनर्जी क्राइसिस रिस्क, दूसरा है इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक प्रेशर, थर्ड है ट्रेड डिसरप्शन, एंड फोर्थ है डायस्पोरा एंड रेमिटेंस रिस्क, राइट, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, इम्पैक्ट ऑन की इंपोर्ट। ये सारे के सारे जो की एस्पेक्ट हैं इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में मैप पर लोकेट करते हैं। देखिए यहाँ से आप मैप बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती हैं, और पिछले जो आप PYQs देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ऐसे। तो आपको सबसे पहले क्या लोकेट करना है मैप में कि स्टेट ऑफ हार्मोज, चूंकि ये न्यूज़ में रहा है तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्टेट ऑफ हार्मोज ये किस किस को कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, इन दोनों को कनेक्ट करता है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरान कौन कौन सी वाटर बॉडीज से बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देखें ऊपर कैस्पियन सी है, नीचे पर्शियन गल्फ है या गल्फ ऑफ ओमान है ना। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ईरान किन किन कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान के साथ में सबसे पहले इधर देखें अब है ना, सबसे सदर्न पार्ट में, फिर अफगानिस्तान के पास में, और फिर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक है ना, इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है ईरान। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। दूसरा मिडिल ईस्ट का नक्शा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं। कैस्पियन सी के साथ में और कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मेन अभी देखिए स्टेट ऑफ हार्मोज चूंकि न्यूज़ में है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक है ना। चलिए अब हम एक एक जो की एस्पेक्ट है हमारा उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट एंड इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान पर चूंकि अटैक किया, और उसके बाद ये वॉर एस्केलेट होता है, और लगभग एक महीना होने को कंप्लीट होने को जा रहा है इस वॉर को। और इसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो पूरे रीजन पर ही नहीं, पूरे विश्व पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। ईरान ने चूंकि स्टेट ऑफ हार्मोज को चौक कर दिया है, और स्टेट ऑफ हार्मोज से विश्व का 20 से 30% ऑयल एंड जो गैस की सप्लाई है वो इसी के माध्यम से होती है ना। तो इसीलिए ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। ईरान ने ऐसा रिटेलिएशन में किया है, क्योंकि उस पर जब अटैक हुआ इसराइल और USA के द्वारा, तो ईरान ने इसके रिटेलिएशन में बेसिकली ये स्टेप उठाया। ईरान ने इसके रिटेलिएशन में जो USA के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जैसे कि सऊदी अरेबिया में या कुवैत, ईरान, बहरीन, कुवैत, जहाँ पर भी USA के बेसिस हैं वहाँ पर भी अटैक किया। दूसरा, अब ईरान ने एक और सबसे बड़ा जो कदम उठाया वो ये था
कि इन सभी गल्फ नेशन के जो एनर्जी फैसिलिटीज़ थी, रिफाइनरीज हैं जैसे ऑयल रिफाइनरीज है, गैस रिफाइनरीज है, और उन पर भी अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुवैत और कतर की जो एलएनजी सप्लाई थी, बेसिकली गैस की सप्लाई थी, फैसिलिटीज़ पर जब अटैक होता है तो वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। क्योंकि इंडिया, आप देखें, यहाँ से मिडिल ईस्ट से अपनी लगभग 85% गैस की सप्लाई, एलएनजी की सप्लाई यहीं से करता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, राइट। दूसरा है स्टेट ऑफ हार्मोज को चूंकि खिंचाव कर दिया। हालांकि ईरान ने भारत के लिए इसमें फेवर दिया है कि भारत जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं बेसिकली, या हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके लिए ये स्टेट ऑफ हार्मोज खुला हुआ है। उसको लेकर ये भी अभी चल रहा है कि उस पर टैक्स लगाया जाएगा, अब ईरान के माध्यम से ऐसा चल रहा है, राइट। तो ये बेसिकली इंडिया को किस तरीके से, इंडिया की इकोनॉमी को ब्लीडिंग कर रहा है, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाई इंडिया इज हाईली अफेक्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्यों है इसका। इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व बट हाईली वल्नरेबल। देखिए क्या होता है कि कई बार कोई युद्ध हमारे फेवर में होता है, कई बार कोई युद्ध हमारे फेवर में नहीं होता है। जैसे रशिया और यूक्रेन की बात करें तो रशिया यूक्रेन का युद्ध हमारे फेवर में था कई हद तक, क्योंकि रशिया से हम सस्ता क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और उसको क्या करते थे हम, उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना के, है ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट बना के बाहर विदेशों में क्या है, अन्य देशों में सेल भी कर रहे थे, तो इससे अर्निंग भी हो रही थी। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम कभी दूसरे किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है अभी, इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। हम यहाँ से 85 से लेकर 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा मतलब इंडिया टोटल अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका 85 से 88% लगभग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और जिसमें से लगभग 50% जो ऑयल है और लगभग 60% के समथिंग गैस है, हम मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा गल्फ रीजन है, मिडिल ईस्ट में गल्फ रीजन में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। दूसरा यहाँ पर 9 to 10 मिलियन इंडियन जो डायस्पोरा है वो यहाँ रहता है, इंडियन सिटीजन यहाँ रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि काम करने के लिए मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए क्रिटिकल चैलेंज है इनकी सिक्योरिटी को लेकर, रेमिटेंस को लेकर, ठीक है। और मेजर ट्रेड रूट पासेस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट जोन। दूसरा है कि इंडिया का इन मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे यूएई के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है। जितने भी गल्फ नेशंस हैं उनके साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड हॉल्ट हुआ है, ट्रेड में डिक्लाइन हुआ है ना। बहुत सारी ऐसे प्रीशियस मेटल्स हैं जो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और उनको बाद में क्या करते हैं, रिफाइंड ज्वेलरी बनाकर हम लोग उन्हें ज्वेलरी के रूप में फिर बाहर इनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट अगर देखें तो इनडायरेक्टली बट डीप मल्टी लेयर्ड है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम एक एक जो है ना पॉइंट को देखें, उससे पहले देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एक डेटा है इंडिया से टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स एंड मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी देखें। तो ये देखिए 2026 में लगभग 56% ऑयल हम क्या करते हैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, है ना। 2021 की बात करें तो लगभग 61% था, फिर ये बीच में थोड़ा सा कम हुआ 2023 और 24 में 45% हम ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बट तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हम लगभग पिछले एक दशक से या पिछले 5 साल से या 6 साल से मिडिल ईस्ट से लगातार हमारा ऑयल इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट अगर ऐसा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। इस तरह के स्टेटमेंट बनते हैं तो 2021 में देखें 2021 में और 61% इंडिया का क्रूड ऑयल यहाँ से हम इंपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट से। फिर ये थोड़ा सा घटा 2023-24 में लगभग 45% आएगा, फिर बढ़ गया ये 56% हो जाता है, राइट। सबसे पहला जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो हमारे सामने है एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। एनर्जी सिक्योरिटी के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे पहले गैस एंड ऑयल एंड गैस शॉक ऑयल प्राइसेस क्रॉस हो गए अभी 100 बिलियन और 100+10 पर बैरल डॉलर हो गया है बेसिकली। जैसे रसिया से जब हम ऑयल अभी इंपोर्ट करते थे तो लगभग वो $60 पर बैरल था, राइट। अभी देखें तो लगभग 40 से 50 बिलियन 40 to 50 डॉलर पर बैरल हमको ज़्यादा देना पड़ता है। अब देखिए इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर क्या पड़ता है, जीडीपी पर बात करें तो अगर $1 की एक कीमत बढ़ती है, अगर एक बैरल पर $1 कीमत बढ़ती है, सपोज दैट कि डॉलर अभी था $60 पर बैरल, जो ऑयल प्राइस थी वो इसकी कीमत इतनी थी, अगर वो 61 होता है
तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इंडिया की जो है जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो लगभग $1 बिलियन से लेकर $1.5 बिलियन का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सपोज दैट कि अगर हम $40 पर बैरल अगर ऑयल परचेज करते हैं, महंगा परचेज करते हैं 40 से 50, सपोज दैट 50, तो इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, हमको लगभग पूरे साल 50-60 बिलियन से ज़्यादा हमको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो कि ह्यूज बहुत ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट है। तो इसके लिए भारत सरकार अपने रिजर्व्स में से खर्च करेगी, तो हमारे रिजर्व्स गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से 40% अराउंड इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट्स पास बाय हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 40% ऑयल इम्पोर्ट जो है वो यहाँ से पास होता है। क्योंकि ईरान ने इसको क्लोज कर दिया था, इसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ, बट अभी ऑलमोस्ट देखें तो धीरे धीरे ये खोला जा रहा है। भारत जैसे जो फ्रेंडली देश हैं ईरान के साथ में, राइट, हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि हम ईरान से भी अभी एलपीजी लेने के लिए तैयार हो गए हैं। ईरान हमको एलपीजी सप्लाई करेगा 8 साल के बाद, राइट। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हमारे लिए। मोर देन 80% ऑफ इंडियाज गैस एंड अप टू 60% ऑफ इट्स ऑयल पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज व्हिच कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ द ओमान एंड अरेबियन सी इज करेंटली एट द सेंटर, राइट। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा लगभग 80% जो इंडिया की गैस है, 60% इंडिया का जो ऑयल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेसिकली ये चलता है। ईरान ने रिटेलिटरी टैक्टिक्स के रूप में इसको क्या ब्लॉक कर दिया था तो इसकी वजह से बहुत सारे शिप्स हैं जो वहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं। इसका देखिए इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम एलएनजी की बात करते हैं या एलपीजी की बात करते हैं, तो एलपीजी आप लोग जानते हैं कि कई सेक्टर्स में एलपीजी का उपयोग होता है। घरेलू सेक्टर्स हैं, है ना, इनमें फैक्ट्रीज हैं, राइट, जो एमएसएमई है हमारी, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एलपीजी का बहुत उपयोग होता है और कई फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, वो क्या है इसकी वजह से सफ़र कर जाएंगे। मेडिसिन का शॉर्टेज होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही प्रभावित होते हैं इससे। एलएनजी का आप लोग जानते हैं, एलएनजी का उपयोग फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में होता है। दूसरा है कि और कई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, जो जितने भी ऑटोज हैं देखें वहाँ पर सभी में एलएनजी का उपयोग होता है, सीएनजी जो जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है जैसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट। इंडिया में बहुत सारी जगह पे क्या हुआ, होटल्स एंड रेस्टोरेंट को सप्लाई ना होने की वजह से ये क्या हो गया है, बंद हो गए, शट डाउन हो गए। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए इसकी वजह से। तो थोड़ा बहुत पैनिक लाइक सिचुएशन है अगर हम देखेंगे तो। ये ओवरऑल ऑयल और गैस का सोर्स जो है, तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ना। हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल और गैस पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसका देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर हम देखें तो इफेक्ट की बात करते हैं तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस इसकी वजह से बढ़ गए हैं, है ना। एलपीजी शॉर्टेज की सिटीज में क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई एलपीजी की, है ना। मेजर जो सिटीज हैं वहाँ पर क्या हो गया है, रेस्टोरेंट हाउस होल्ड्स हैं, इनकी वजह से बहुत असर पड़ा है। हालांकि बहुत ज़्यादा सरकार ने मतलब इस जैसे क्या किया है कि यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ के रूप में इसको चिन्हित करके तो हाउस होल्ड की सप्लाई बराबर रखी है, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह है कुछ ये थोड़ा सा सफ़र किए हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है इसकी वजह से बढ़ जाएगा। गैस एंड कोल लिंकेज, क्योंकि गैस की वजह से गैस का उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ने वाला है आगे चल के। ये देखिए है ना, इसका इम्पैक्ट है। बस के सिनेरियो फुल हार्मस क्लोजर अगर होता है तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा इंडिया में, बट ऐसा नहीं है। अब इंडियन इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इमीडिएट इफेक्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो सेंसेक्स है वो क्रैश किया और लगभग 5 लाख करोड़ वेल्थ वाइप्ड आउट हो गया यहाँ से। यानी क्या किया कि जो बाहरी निवेशक थे उन्होंने यहाँ से निवेश खींच के भारत से कहीं और लेके इन्वेस्ट किया, राइट। दूसरा है कि हमारा जो करेंसी है रुपी है वो वीकनिंग वो वीक हुई है इसके दौरान। अभी देखेंगे तो लगभग 93 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से हमारा रुपये का हिसाब किताब चल रहा है बेसिकली। तो रुपए, अब इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, राइट। एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे लेकिन इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। और तो ओवरऑल इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम मेजर चीज़ें क्या करते हैं, अभी भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट, राइट। तो हमको बिल ज़्यादा देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत सारे चीज़ों पर जो है कीमत बढ़ जाएगी, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो इन्फ्लेशन राइज होगा। अब देखिए भाई ऐसा है क्यों, एक्सपेंसिव ऑयल, अगर जब ऑयल एक्सपेंसिव होगा हायर इंपोर्ट बिल हमको पे करना पड़ेगा।
जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक होगा और वो सेल ऑफ करना चालू करेंगे, ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, कैपिटल आउटफ्लो होना चालू होगा इंडिया से। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ में स्लो, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 7% से ज़्यादा ही है। इतना जीडीपी ग्रोथ किसी भी देश की नहीं है, चाहे वो चाइना हो या यूएसए हो। तो जीडीपी जो ग्रोथ हमारी चल रही है, बूम था जैसे कि अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। इसकी वजह से फिजिकल प्रेशर बढ़ेगा सरकार पर, फ्यूल सब्सिडीज, इंपोर्ट्स। इसकी वजह से क्या होगा कि सरकार जैसे अभी गैस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना, और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो इससे फिजिकल प्रेशर बढ़ने वाला है। अब थर्ड जो हमारा एस्पेक्ट है वो है ट्रेड एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, राइट। तो not only that, in some sectors such as precious metals including gold, diamond, platinum and silver, India typically imports raw material and process them domestically before exporting fisheries and jewelries। ये एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, इसको समझिए। केवल गैस और ऑयल की ही बात नहीं है, हमारा हम क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स इंपोर्ट करते हैं रॉ के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में। जैसे कि डायमंड है, रॉ डायमंड वहाँ से इंपोर्ट किया, गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, और इनका डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज भी होता है। और इनका हम क्या करते हैं, बाद में प्रोसेस करके डोमेस्टिकली इनको फिशरी जो फिनिश्ड ज्वेलरी है उसके रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। इससे बहुत सारा अर्निंग होती है, राइट। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे भी पड़ रहा है। हम नीचे देखेंगे अभी इसको, ट्रेड एंड जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से। द गल्फ रूट्स हैंडल अ लार्ज शेयर ऑफ इंडिया से ट्रेड। ये गल्फ के माध्यम से हम क्या करते हैं, यूरोप को भी भेजते हैं, है ना, मिडिल ईस्ट में तो जाता ही जाता है। यहाँ से हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट है बेसिकली। वो शिपिंग रिस्क बढ़ गया है, तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई इसकी वजह से, और एयर स्पेस क्लोजर हो गया है, तो जिसकी वजह से जो एविएशन है वो डिस्टर्ब हुआ है, फ्लाइट में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। अब इसकी वजह से जो सेक्टर जिन पर इम्पैक्ट हुआ है वो देखें, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, गैस शॉर्टेज है ना, दूसरा है केमिकल, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। अब देखिए फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होता है भारत में उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अल्टीमेटली हमारे देश का जो किसान है वो कहीं ना कहीं सफ़र करने वाला है इसकी वजह से। तो वहाँ तक इम्पैक्ट जाने वाला है, ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। अब रिजल्ट देखेंगे तो सप्लाई शॉर्टेज एंड राइजिंग प्राइसेस, राइट। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है इंडियन डायस्पोरा एंड रेमिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमारे इस टॉपिक का। मेजर रिस्क एरिया है, क्योंकि देखिए अभी ईरान ने क्या किया है, जितने भी गल्फ नेशंस, राइट, कतर है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, इन पर रिटेलिटरी अटैक किया है। अब पहले तो अमेरिकन जो बेस थे उन पर अटैक किया, बाद में क्या किया कि इनकी ऑयल रिफाइनरीज पर, जो एनर्जी फैसिलिटीज है उन पर अटैक करना चालू किया, उसके बाद होटल्स वगैरह में। अब गल्फ नेशन में एग्जैक्टली देखिए क्या हुआ, इसका गल्फ नेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि एक तो इनकी जो वर्ल्ड लेवल पर जो इमेज थी, जैसे यूएई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूएई को पर्ल ऑफ गल्फ बोलते हैं, है ना। एक ट्रेडिंग हब है, अगर हम बात करें विश्व का ओवर तो ओवर ट्रेडिंग हब बना दो भाई। उसकी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं इस वॉर में धूल दूषित हुई है। बहुत सारे इंडियंस जो बिलियनियर्स यहाँ से पैसा कमा के वहाँ जाने के बाद वहाँ जाकर बसने की सोचते हैं, तो अब उनका ये सपना है, कैसे सही होगा कैसे नहीं पता नहीं। बट देखिए एक चीज़ इस वॉर से निश्चित रूप से जुड़ी हुई है, वो है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी के साथ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि इंडिया पे ऐसा कोई भी देश इस तरह का अटैक करने की कोशिश कर सकता है, सोच भी सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। इंडिया इतना पावरफुल है तो हम सिक्योर हैं। इंडिया में जो भी लोग हैं कम से कम हमें ये प्राउड फील होता है कि हम सिक्योर हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी इस तरह की वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाई देती है ना। तो अब बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की। यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के समथिंग हमारा इंडियन डायस्पोरा रहता है। यहाँ से बहुत सारे लोग ओमान है, कुवैत है, इराक, बहुत सारे देशों में क्या है काम करने के लिए जाते हैं, और वहाँ से क्या होता है रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे पैसा अर्न किया और वो अपने परिवार के लिए पैसा भेजते हैं, है ना। तो रेमिटेंस के रूप में अभी इंडिया का रेमिटेंस लगभग 100 बिलियन डॉलर से अधिक होता है रेमिटेंस।
मिडिल ईस्ट से जो रेमिटेंस आता है इसका लगभग आधा रेमिटेंस आता है। तो रेमिटेंस गिरेंगे पहली बात। दूसरा, बहुत सारे बेरोजगार वहाँ से लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि वहाँ की एनर्जी जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अटैक हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि अब वो क्या करेंगे कि पहले अपने उसको बिल्डअप करेंगे, राइट, उसके बाद लोगों को रोजगार देंगे। तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे वहाँ से। तीसरा एक है रिस्क, बेसिकली कि इतने सारे हमारे जो डायस्पोरा है उनको अगर हम इवैक्यूएट करना है तो कैसे इवैक्यूएट करेंगे, है ना। फिजिकल सेफ्टी इन लोगों की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है हमारे यहाँ पर, इवैक्यूएशन चैलेंज जो है ना। कैन इंडिया इवैक्यूएट 9 मिलियन सिटीजन फ्रॉम दैट? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क अगर हम बात करें तो, रियली, है ना। तो अब इसकी वजह से देखिए, जैसे मैंने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात की, जॉब लॉसेस होंगे, ऑयल इकोनॉमीज, चूंकि ये सारे के सारे एनर्जी इकोनॉमी है, एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी है ना, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया इस युद्ध के दौरान। तो इनके खुद की ट्रेड बेसिकली अभी बंद पड़े, होल्ड पर है। तो प्रॉब्लम तो आना ही है। इवैक्यूएशन है ऑलरेडी, लेट्स यहाँ से कई लोग रिटर्न भी हो रहे हैं, सेफ्टी कंसर्न भी दिखाई देते हैं। थर्ड, डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं इंडियन हाउस होल्ड्स और रूरल इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो देखिए, एक व्यक्ति अगर वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जाके कमाता है, पैसा भेजता है घर पर, तो उस पर लगभग 5 लोग डिपेंड करते हैं। तो अगर 5 करोड़ लोग भारत के सीधे इम्पैक्ट करते हैं, और रूरल इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। खासकर केरला जैसा राज्य जो कि रेमिटेंस डिपेंडेंट स्टेट है, इस पर इसकी इकोनॉमी, केरला की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इससे सफ़र करने वाली है आगे चल के, राइट। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंसिव इम्पैक्ट, ये हमारा नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है इस टॉपिक का, वो है स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हो सकता है कि भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। जैसे अभी न्यूज़ आ रही थी कि यूएई अब भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये खरीदने वाला है। तो अब इन देशों को एक चीज़ समझ में आ गई इस युद्ध के माध्यम से कि कोई किसी का की सुरक्षा नहीं करता। चूंकि यूएसए मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी गारंटर था, अब उसकी सारी सिक्योरिटी जो है किधर ही रह गई। इन देशों को एक चीज समझ में आई, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के साथ सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा, अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर उस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का कोई मतलब नहीं है। तो ईरान जैसा देश कभी भी अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपको समझ में आया। तो इससे क्या होगा, आगे चल के इन लॉन्ग रन इंडिया का डिफेंस सेक्टर में बूस्ट हो सकता है ना। मोर फोकस अगर हम बात करें नवल पावर और एनर्जी सिक्योरिटी प्लानिंग है, इसको भी, राइट। रिस्क क्या है, रीजनल इंस्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरेबियन सी में ये इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर टू फ्रंट स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज के लिए भारत ऑब्वियसली तैयार है ही। नेक्स्ट बात करते हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंज जो है वेरी कॉम्प्लेक्स है। अब इंडिया की देखिए रिलेशंस अगर हम बात करें तो इसराइल के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय करते हैं हम। इसराइल ने हमेशा ही इंडिया की कॉज को सपोर्ट किया है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या कश्मीर का कोई इशू रहा हो या 1962 का वॉर हो, 1971 का वॉर हो, इसराइल ने एक्सटेंसिवली इंडिया का सपोर्ट किया है। तो इंडिया के हमारे और इसराइल के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं। डिफेंस सेक्टर में भी हम उनसे बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में हमारा उनके साथ में एमओयू वगैरह है। दूसरी तरफ ईरान की बात करते हैं तो ईरान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने चाबहार का वहाँ डेवलपमेंट किया, और चाबहार के माध्यम से थ्रू ईरान हम अफगानिस्तान जा सकते हैं, है ना। मिडिल ईस्ट तो ऑब्वियस बात है, यूरोप में जा सकते हैं, रशिया जा सकते हैं, ठीक है ना। और कई अन्य जो देश हैं वहाँ पर एक्सेस मिलता है वहाँ से हमको। तो ईरान भी हमारे लिए एक फ्रेंडली नेशन है। यूएसए के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी बेसिकली यूएसए के साथ में अगर बात करें तो। थर्ड है कि जो गल्फ नेशन है जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इनके साथ में भी भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे रिलेशंस एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे इंडिया की अप्रोच है न्यूट्रल स्टांस, कॉल फॉर पीस एंड डायलॉग की बात करते हैं भाई, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके ये युद्ध समाप्त हो, है ना। चैलेंजेस क्या है हमारे सामने, बैलेंसिंग ऑल साइड विदाउट एंगरिंग एनीवन, राइट। तो हमको किसी को नाराज नहीं करना है, बट हमको हर एक साइड को बैलेंस करके चलना है, और बखूबी भारत सरकार इस को निभा रही है बेसिकली। डेली लाइफ इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं, एंड जो भारत के लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऑलरेडी विजिबल है। एलपीजी शॉर्टेज है सिटीज में, फ्यूल प्राइसेस हाई, कॉस्टली फ्लाइट्स है ना, फूड डिलीवरी डिस्ट्रप्शन हुआ है। अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है तब क्या होगा कि इन्फ्लेशन शार्पली इंक्रीज होगा, मिडिल क्लास पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
सेक्टर वाइज अगर हम बात करें विनर्स एंड लॉसेस की, तो एविएशन, लॉजिस्टिक और ऑटो इंडस्ट्री, ठीक है, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, ये लॉस में रहने वाले हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर ये कहीं ना कहीं आपके एलपीजी, एलएनजी जो गैसेस हैं उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है। ऑटो इंडस्ट्री ऑब्वियस बात है, एलएनजी की जरूरत पड़ती है। एविएशन सेक्टर पूरी तरीके से बंद है, एविएशन अभी बात करें तो। बिनर जैसे ऑयल कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, या गोल्ड है बेसिकली, ये सब बिनर्स अगर बात करते हैं तो इन पर कम इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फ्यूचर सिनेरियो की अगर बात करते हैं कि पहला सिनेरियो है कि शॉर्ट वॉर हो जाए, जल्दी से जल्दी तनाव समाप्त हो जाए, तो टेम्पररी ऑयल स्पाइक होगा, मार्केट रिकवरी क्विकली होगी। सिनेरियो सेकंड में क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड, अगर वॉर प्रोलॉन्ग्ड होता है, जो कि मोस्ट लाइकली है कि ये कम से कम 3 से 4 महीने खींच सकता है ये वॉर, तो इसमें क्या होगा, हाई इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, ग्रोथ होगी वो स्लो हो सकती है, एनर्जी स्ट्रेस बढ़ सकता है भारत जैसे देशों पर, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो बाहर से इंपोर्ट पर डिपेंड करती है। थर्ड सिनेरियो क्या, हार्मोस क्लोजर हो जाएगा, स्टेट ऑफ हार्मोस क्लोजर, तो वर्स्ट केस है बेसिकली। शिवर फ्यूल शॉर्टेज हो सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, एनर्जी गवर्नमेंट इंटरवेंशन बेसिकली कर सकते हो, और सरकार ने किया भी है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बेसिकली अभी सरकार ने इन्वोक कर दिया है, अभी देखेंगे हम लोग, है ना। तो उसमें एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि हम इन देशों से जो क्रिटिकल जो प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर है, ये क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उनको प्रोसेस करके, है ना, अपने ज्वेलरी के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं। इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, देखिए हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। बियॉन्ड ऑयल एंड गैस, हाउ कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडिया। ऑयल और गैस के बियॉन्ड अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को और कैसे प्रभावित करता है, तो जो वेस्ट एशिया इज जस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया, बट ऑल्सो मेजर हब फॉर की इंपोर्ट्स, सेज रिपोर्ट, राइट, कि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये की मेजर आप बात करें, मेजर हब है हमारे इंपोर्ट्स का। जैसे कि गोल्ड अगर हम बात करें, तो गोल्ड हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कितने बिलियन डॉलर का, लगभग 16.6 बिलियन डॉलर का गोल्ड हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। डायमंड इंपोर्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट, सिल्वर, पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, प्लैटिनम, फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, साइक्लिक अल्कोहल है, फर्टिलाइजर कंटेंट, ये बिलियन डॉलर्स में देखिए हम इतना इंपोर्ट करते हैं। और अब भारत के जो शेयर हैं, इंपोर्ट शेयर हैं, शेयर इन इंडिया से इंपोर्ट अगर देखें, तो यहाँ पर कितना कितना हम ये मिडिल ईस्ट से बेसिकली करते हैं। बाद में हम इनको क्या करें, अब सपोज दैट कि अगर इंपोर्ट गिर जाता है यहाँ से, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे फिर उनको, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होने वाला है। तो जो प्रीशियस मेटल्स हैं, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड एनपीके फर्टिलाइजर है, इन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारे फर्टिलाइजर में कमी आएगी और अल्टीमेटली हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसके संदर्भ में भारत क्या क्या स्टेप ले सकता है, इसको हमको देखना है। कि सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेनिट्रेशन को हमको बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अभी भी भारत में लगभग 6 से 7% जो टोटल व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, बसेस, राइट, तो टोटल जो व्हीकल्स हैं उसका 6 to 7% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही देखने को मिलते हैं, राइट। अगर हम वहीं चाइना की बात करें, तो चाइना लगभग 50% जो टोटल व्हीकल्स हैं चाइना में है, और 50% पॉपुलेशन चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करती है। तो चाइना की एनर्जी डिपेंडेंसी इतनी नहीं है जितनी कि भारत की दिखाई देती है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वनरेबल है, प्राइस को लेकर और सप्लाई को लेकर हम बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरकार ने इस और कदम भी बढ़ाए हैं कि हम ई मोबिलिटी पर ध्यान दें। जैसे ई रिक्शा है, ई जो स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, राइट, बसेस, ट्रक, इन पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, इसके प्रोडक्शन पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको बहुत तेज़ी से इस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था, गोबर गैस हर घर में लगी होती थी, तो गैस की सप्लाई की इतना किल्लत ही नहीं थी उस समय, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं था। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सरकारें, देखिए इसकी क्या होता है कि ये एक मेजर क्राइसिस ये भी है इसके लिए कि सरकार एलपीजी सिलेंडर पर बहुत सारा सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अगर हम बात करें तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब अगर सरकार जैसे गोबर गैस है, जो बायो एनर्जी है, अगर इस पर ध्यान दे तो ये जो सब्सिडी देती है सरकार सिलेंडर, तो और दूसरा है हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी इसकी वजह से। तो इस पर ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है एथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं हम लोग, जैसे ब्राज़ील ने किया। तो हमारा जो टोटल ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें से 5, हमारा टारगेट भी है हालांकि कि 5%, 10% और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर ध्यान दें, एक क्वालिटी एथेनॉल प्रोड्यूस करें इंडिया में, राइट। और इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम कर सकते हैं ऐसा, जो ब्राज़ील ने किया तो हम भी कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन हो इंडिया में। दूसरा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे अभी अंडमान निकोबार जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर पता चला कि गैस और ऑयल के रिजर्व पाए गए हैं। तो भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, अभी इनको हमने अनटैप्ड बेसिकली जो रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनको अभी तक हमने टैप ही नहीं किया है ना। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। दूसरा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जीज बेसिकली जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत। ओवरऑल देखिए अगर हम बात करते हैं तो इससे इंडिया का जो हमारे बहुत सारे टारगेट है, एमिशन टारगेट है, लाइक 2070 तक हमें क्या करना है, नेट जीरो करने का है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी वजह से। और दूसरा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अगर शॉर्टेज होगी या इसके प्राइस बढ़ते हैं एलपीजी के, तो क्या होगा कि दोबारा से हम कैरोसिन है, जो वुड है बेसिकली लकड़ी है, उसके जलाने पर टर्न होंगे, उससे महिलाओं की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये हमारा एनालिसिस है, राइट, इस टॉपिक को लेकर। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिडिल ईस्ट वॉर का एक इम्पैक्ट इंडिया पर मल्टी डायमेंशनल है। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और सोशल, ये सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है बल्कि इंडिया के लिए एक मेजर जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डिटेल्स यूपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।